नेक्स्ट सेल जो हमें लेना है वो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो नेक्स्ट अपन ने जो देखा था वो रिडक्शन हाफ सेल था। अब अपन उसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यहां पे भी एक सेल ड्रॉ कर लेता मैं। इसमें भी एक मेटल रॉड पड़ी हुई है, ठीक है, मेटल रॉड। और दूसरी चीज इसमें भी हमने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है वो कौन सा है, M+N का, यानी कोई M+N है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है M+N। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो भी हमने M+N का कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये जो मेटल रॉड है वो M है। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें भी एक वायर कनेक्ट होगी और उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे। अब देखो उस वाले हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वायर के थ्रू और इसमें से जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज अपन स्टडी करने जा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे सेल में क्या होने वाला है। 2 सेकेंड। देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये मेटल रॉड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, M+N में। अब एक चीज और है, ये जो मेटल रॉड है ना उसी का सॉल्यूशन हम लेते हैं। सपोज ये मेटल रॉड जिंक है तो ये सॉल्यूशन किसका होगा, ZnSO4। और इसमें जो M+N है वो क्या हो जाएगा, Zn+2। ठीक है, तो जिसकी रॉड होगी उसी का सॉल्यूशन हम लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो M मेटल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, M+N में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, क्योंकि देखो अब एक चीज और है, आप एक Zn+2 का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, और उसमें जिंक रॉड को डिप कर दो, तो सिर्फ डिप करने से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी या फिर कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक मेटल वायर कनेक्ट करना पड़ेगा उससे, क्योंकि मेटल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है कि मेटल रॉड जो है वो कन्वर्ट हो रही है M+N और उसके साथ निकल रहे हैं N इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिखाई जा रही है वो प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, M से M+N। और ये किसको, देखो यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में, जीरो स्टेट में, और यहाँ पे +N स्टेट में। तो जीरो से प्लस की तरफ जाना मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसके सामने भी E लगा दूं, E M से M+1, तो इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो यूज होता है, जैसे रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो मेटल रॉड होती है वो मेटल रॉड ऑक्सीडाइज होती है M+N में, और वहां पे जो मेटल रॉड हमने डिप की थी वो मेटल रॉड रिड्यूस हो रही थी प्योर मेटल में, यानी उस मेटल रॉड में और प्योर मेटल ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगी, मेटल की जो ये रॉड है इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेटल रॉड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, M+N में। तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ना यहाँ पे। और वहां पे अगर तुम ये चीज देखो तो वहां पे क्या हो रही थी, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम हो रही थी, क्योंकि M+N रॉड पे जाके स्टोर हो रहे थे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसमें क्या हो रहा है, M+N Ni इलेक्ट्रॉन निकाल के कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोसेस क्या है, M से M+N, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसके सामने E लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसमें भी एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं E0 लिख के इसको रिप्रेजेंट करता तो E0 लगाते ही क्या समझ में आ जाता है कि इसमें भी स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई की गई है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, E0 M से M+N, तो तुम इसको क्या पढ़ोगे, इसको तुम पढ़ोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि अब E0 यूज हो गया है। और E0 मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी E0 अगर यूज होगा तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया गया। ठीक है, तो
तो अगर तुम्हें इसको डिफाइन करना है, इसको थोड़ा डीप में अगर समझना है तो क्या चीज है, हम सिंपल सी बात बोलेंगे, हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिया, उसमें एक मेटल रॉड डिप की, उस मेटल रॉड से हमने एक वायर को कनेक्ट किया। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जब इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये रिएक्शन क्या देगा, M कन्वर्ट हो रहा होगा M+N में विथ लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक, एन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोसेस M से M+1 ऑक्सीडेशन, और अगर E लगा दिया तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और E0 लगा दिया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें सेम है। अब इसमें ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे हमने जो पढ़ा था उसी का बस यहाँ पे अपोजिट है और कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी तुम्हें डिफाइन करना है तो व्हेन मेटल क्या हो रहा है, व्हेन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू M प्लस आयन, देन देयर इज अ चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड दिस M+N एक्वस सोल्यूशन, और इन दोनों में जब चार्ज का डिफरेंस है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके एक पोटेंशियल में, और ये पोटेंशियल आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, लिख लिया सारी चीजें। अब इसमें जो नोट है वो नोट क्या है कि देखो, रिडक्शन पोटेंशियल में सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा था, बट ऑक्सीडेशन में आपका सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में जरूर पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इसे याद रखना कि रिडक्शन हाफ सेल में सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, और रिडक्शन हाफ सेल में ज्यादा होता है, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, सेम कंडीशन है इसमें भी स्टैंडर्ड जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल में ली थी। अब हम इसके थर्ड कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि था सॉल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक में रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज मैंने बताया था, सॉल्ट मतलब कोई सॉल्ट है, ठीक है, और ब्रिज मतलब कनेक्टिविटी। तो ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो क्या है, इट कनेक्ट्स, या फिर मैंने इसको पहले मैं एक बार डिफाइन कर देता कि इसका मतलब क्या है। सॉल्ट का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है वो क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो कि फिल किया गया है। और जो ब्रिज है वो क्या काम करता है, कनेक्ट्स टू हाफ सेल। अब इसका हम एक एक फंक्शन देख लेते हैं, और कैसे फिर हमें मतलब जो ये तीनों चीज हमने पढ़ी अलग अलग, इनको हम कंबाइन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है, दैट salt bridge connects oxidation and reduction half cell, यानी कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है। ठीक है, पहला। सेकेंड जो इसका है फंक्शन वो क्या है,
अब देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल से सर्किट कंप्लीट नहीं होते, इट कंप्लीट्स या फिर कंप्लीटेड द इंटरनल सर्किट। यानी कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। यानी सॉल्ट ब्रिज अगर आपने यूज नहीं किया तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। थर्ड, it is inverted U-tube, YouTube नहीं, YouTube यानी इन्वर्टेड, दो सेकेंड ना, it is inverted U-tube in which salt is filled। ठीक है, ये एक इन्वर्टेड U-tube होती है। अब देखो कोई U-tube है तो वो ऐसी होगी, तो ये कैसी होगी, इस टाइप की ट्यूब होगी, यानी इस टाइप की कोई ट्यूब होगी जो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो कौन सी है इसमें से, नीचे वाली, यानी इस टाइप का होता है सॉल्ट ब्रिज, और मैं भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इट इज इन्वर्टेड U-tube इन विच सॉल्ट इज फिल्ड। सॉल्ट कौन सा फिल्ड करते हैं अपन इसमें, जनरली फिल्ड होता है KCl विथ अगर पेस्ट। KCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर जो पेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो KCl को थिन करने के लिए यूज होता है, KCl को थिक करने के लिए थोड़ा सा यूज होता है। ठीक है, तो अगर पेस्ट को अपन यूज करते हैं, KCl में मिक्स करते हैं, वो थोड़ा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, तो अगर जो पेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्ट में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए। ठीक है, तो 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन क्या है इसका, जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपको कौन सा लेना है, इलेक्ट्रोलाइट is used which mobility is similar। यानी वो इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें मोबिलिटी के साथ आप ऐसे कर लो, आयनिक मोबिलिटी इज सिमिलर। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और आयनिक मतलब जो आप सॉल्ट ले रहे हो, जैसे KCl है तो K प्लस और Cl माइनस, इनका मूवमेंट इक्वल होना चाहिए। यानी जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से K प्लस मूव करेगा, उतनी स्पीड उतनी तेजी से Cl माइनस को भी मूव करना चाहिए, तो वो होता है आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयनिक का, आयंस का मूवमेंट। तो हम सॉल्ट कोई भी लेंगे, अब KCl है, KCl में K प्लस और Cl माइनस की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसके अलावा तुम यूज कर सकते हो NaNO3, इसके अलावा तुम यूज कर सकते हो KNO3। तो ये ऐसे सॉल्ट है जिनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका वर्क होता है वो होता है, इट प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। इट प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल, तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज। पहला, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। दूसरा, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, ये उस गैल्वेनिक सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इट इज इन्वर्टेड U-tube
इन विच सॉल्ट इज फिल्ड। कौन सा सॉल्ट फिल्ड होता है? KCl विद अगर अगर पेस्ट। KCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, अगर अगर पेस्ट आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो KCl को थिक करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड विच आयनिक मोबिलिटी इज सिमिलर। वो इलेक्ट्रोलाइट आपको यूज करना है जिनके आयंस का मूवमेंट लगभग सेम हो, आयनिक मोबिलिटी जिनकी सेम हो। इट प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। जैसे मान लो मैं दोनों हाफ सेल ले लेता है एक बार के लिए, ये और एक ये, ठीक है। मान लो ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये है आपका रिडक्शन हाफ सेल। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक सिंपल ग्लास ट्यूब से। एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब है, उससे मैंने कनेक्ट कर दिया। ये आपकी सॉल्ट ब्रिज नहीं है अभी के लिए। अब इसमें कोई लिक्विड फिल है और इसमें भी कोई लिक्विड यानी कोई सॉल्यूशन फिल्ड। तो क्या होगा अगर आप सिंपल ग्लास ट्यूब यूज करोगे तो ये सॉल्यूशन इधर से इसके अंदर जाएगा, यानी इस सिंपल ग्लास ट्यूब के अंदर ये सॉल्यूशन जाता, एज इट इज इसमें ट्रांसफर होता, और इधर से ये वाला सॉल्यूशन भी इसमें एज इट इज जाता, और ये दोनों आके यहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये सिंपल ग्लास ट्यूब होती तो यहां पे आके दो अपोजिट चार्जेस आके मिलते, यानी इस सॉल्यूशन से भी थोड़े से आयंस मूव करते और इस सॉल्यूशन से भी थोड़े से आयंस मूव करते और दोनों कंबाइन होने की कोशिश करते। तो ये है जंक्शन। यानी कि एक सिंपल ग्लास ट्यूब यूज करने से ये दिक्कत आ रही थी कि जैसे आप सॉल्यूशन में डिप करते थे, इधर के सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट चला जाता था, इधर से सॉल्यूशन में थोड़ा सा पार्ट चला जाता था और दोनों जाके मिक्स होते थे, जो सेल के लिए हार्मफुल था। यानी ये सेल में अगर हो रहा है, ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो वो सेल को हार्म पहुंचाता था। तो ये क्या था? ये सिंपल ग्लास ट्यूब थी ना, कोई सिंपल ग्लास थी कोई, ठीक है, उसको हमने लिया था। इसीलिए इस चीज को सेव करने के लिए इसे हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यानी कि दोनों एक्वस फॉर्म में से जो सॉल्यूशन है उनके आयंस मूव करेंगे और यहां जाके मिक्स होते हैं। इनके मिक्स होने से, आयंस के मिक्स होने से जो सेल का ईएमएफ है उस पे इफेक्ट पड़ता है, यानी सेल की जो टेंडेंसी है उस पे इफेक्ट पड़ता। तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये सॉल्ट ब्रिज है, इसमें नीचे क्या लगा रहता है? ये होता है ग्लास वूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब आप इसको डिप करते हो सॉल्यूशन में तो इसमें से आयंस मूव नहीं कर पाते, यानी सॉल्ट ब्रिज की वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते। और ऑलरेडी आपने इसमें KCl भरा होता है। KCl किसके साथ? विद अगर अगर पेस्ट, जो इसको थोड़ा सा थिक कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होने लग जाता है। Cl माइनस इधर मूव करने लग जाता है और K प्लस इधर की साइड मूव करने लग जाता है। तो इनका जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से सॉल्यूशन में से आयंस इसके अंदर नहीं जा पाते। तो ये फायदा होता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों पार्ट अलग अलग जिसको अपन ने पढ़ा। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यानी सारी चीजों को कंबाइन करके हम देखेंगे। अभी तो हमने अलग अलग तीनों को पढ़ा था, तो हम गैल्वेनिक सेल में एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल जो इस सेल की सारी कंडीशंस को फॉलो करता हो। तो अपन एग्जांपल उठा रहे हैं डेनियल सेल का।
एक सेल होता है डैनियल सेल, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ZnCu सेल। ठीक है, ZnCu सेल आपका जो होता है, यानी जिसपे एक जिंक हो और एक कॉपर हो, उस सेल को आप बोलते हो डैनियल सेल। अब देखो Zn और Cu में अगर मैं रिएक्टिव की बात करूं तो Zn इज मोर रिएक्टिव, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो सिंपल सी चीज क्लियर होगी कि Zn ऑक्सीडेशन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव करके रिडक्शन करेगा। तो मैं एक बार इसका पूरा एक सेट बना लेता, ठीक है, और उस सेट में अपन देखते क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें अपन कनेक्ट कर देते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मैंने बताया कि इसके नीचे क्या होता है, ग्लासवुल होता है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये है अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, नाम दे देता मैं इसको, ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है अपना रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब इसमें क्या है, इसमें जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अब ये कोई ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है Zn और Cu में Zn इज मोर रिएक्टिव, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसमें जो अपन ने सॉल्यूशन लिया वो लिया ZnSO4, और इसमें जो रॉड अपन डिप कर रहे हैं वो है, मैंने बोला था ना, जिसका आप सॉल्यूशन लोगे आप उसी की रॉड लोगे। यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा CuSO4 सॉल्यूशन, और CuSO4 के साथ जो हम यहाँ पे रॉड डिप कर रहे हैं वो रॉड होगी आपकी कॉपर रॉड, Cu रॉड, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन किसका है, यहाँ पे सॉल्यूशन CuSO4 का है, कॉपर का है। तो जिसका सॉल्यूशन उसकी रॉड, यहाँ पे ZnSO4 का है, इसलिए हमने जिंक की रॉड ली। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मैं ऊपर से, मैं जरा से इसको हटा देता, क्योंकि मेरे को वायर से इन्हें कनेक्ट करना है और वायर के लिए जगह नहीं बची, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो वायर कनेक्ट कर देता पहले। ये वायर कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे और इस प्लेट पे आ रहे होंगे। ये हमने भी हाफ सेल में दोनों के अलग अलग पढ़े थे। अभी हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट ही तो कर दिया है, यानी अभी हमने इन सारी तीनों चीज को अलग अलग पढ़ा था, अब हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी पूरा सेल हमने फॉर्म कर लिया और हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इतनी सी चीज हो गई। इसमें क्या डाला हुआ है भाई तुमने, KCl विद अगर अगर पेस्ट, जिसमें क्या होगा, इस साइड पे Cl माइनस मूव कर जाएंगे, और क्या होगा, इस साइड पे K प्लस मूव कर जाएंगे। मैं बताऊंगा क्यों मूव करते हैं और क्या होता है इनके मूवमेंट से, और कैसे इंटरनल सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए ये हमने सेल बना लिया। एग्जांपल हमारा डैनियल सेल है, जिसमें दो टाइप के, कौन कौन से, Zn और Cu सेल हम इसको बोलते हैं। इसमें दो टाइप की रॉड होती है, एक Zn रॉड और एक Cu रॉड। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करता हूं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे मैंने जिंक रॉड लिया हुआ है और सॉल्यूशन लिया हुआ है ZnSO4 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन देखूं तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है दैट Zn इज कन्वर्टेड इंटू Zn+2 एक्वस। कैसे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल के। भाई सिंपल सी बात है, अगर जिंक को तुम लोगों ने पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन में, तो तुम जानते हो कि ये दो इलेक्ट्रॉन निकालता है, Zn+2 फॉर्म करता है। तो Zn, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, यानी इस जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहे हैं। तो जिंक रॉड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है आयन में, +2 और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो देखो इसमें जो सोल्यूशन होगा वो Cu+2 का होगा, भाई CuSO4 है, और इसमें जो सोल्यूशन है वो Zn+2 का होगा। तो क्या हो रहा है, यहां से मेटल और कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में,
यानी Zn+2 की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। तो देखो एक एक चीज जो मैं बताते जा रहा है इस पूरे डायग्राम में, क्योंकि ये डायग्राम ही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेल में। ठीक है, अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा था, अब एक साथ पढ़ रहे हैं। तो जो जो चीजें बता रहा हूं वीडियो पॉज कर करके उसको साइड में लिखते हुए चलो, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn रॉड कन्वर्ट हो रही है Zn+2 में। इसका मतलब Zn+2 की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और ये Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो इस मेटल रॉड पे इलेक्ट्रॉन जब आए तो आके इस मेटल रॉड पे सारे के सारे स्टोर हो गए। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है दैट Cu+2 वही दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है जो Zn निकाले थे और कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन, ये हो गई रिडक्शन, दोनों रिएक्शन हो गई, यहाँ पे दोनों सेल का वर्क हो गया। ठीक है, तो ये था सेल का वर्क। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इधर मूव करेगी इस सेल में, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसका अपोजिट मूव करती है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस केसीएल की, कि भाई केसीएल, अब देखो एक सिंपल सी बात है, केसीएल में तुमने एक सॉल्ट डाला K+Cl-, यही डाला तुमने। अब K+Cl- डाला तो एक चीज फील करो, तुम्हें ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि Cl- उधर क्यों जा रहा है और K+ ही उधर क्यों जा रहा है, अपोजिट क्यों नहीं जा रहा है, K+ इधर क्यों नहीं जा रहा है और Cl- उधर क्यों नहीं जा रहा है। तो पहली चीज यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस आयन बना रहा है, तो प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसलिए Cl- इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे कैटायन जो ये एक्वस सोल्यूशन है इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो प्लस आयन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए Cl- का मूवमेंट इधर हो जाता है। और यहां से देखो Cu+2 ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यानी इस मेटल रॉड पे आके स्टोर होता जा रहा है Cu+2। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, सिर्फ SO4-2 बच रहा है ना, तो माइनस आयन इधर बच रहा है, इसलिए K+ इधर मूव कर रहा है। और ये आयंस का जो मूवमेंट होता है, इस आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो ये है आपका पूरा गैल्वेनिक सेल का फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हाफ सेल पे रिडक्शन हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज में KCl जो तुमने भरा था, Cl- इधर, K+ इधर मूव हो रहा है, तो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये था इस सेल का पूरा फंक्शन। एक साथ अलग अलग पढ़ रहे थे, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, एक साथ पढ़ रहे तो सारी चीजें क्लियरली है। अब मैं तुम्हें इस सेल को ड्रॉ करने के लिए मैं तुम्हें इजी मेथड दूंगा, तुम कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर हमारे दिमाग में नहीं रहता है ऑक्सीडेशन क्या, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे किया जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे तो इसका मतलब निगेटिव पोल है, और ये इसकी तरफ जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव पोल है। ठीक है, तो पूरा सेल एक साथ बना लिया इसको, सारी चीजें। अब देखो जो सेल के अंदर है वो तो मैं नहीं हटाता, लेकिन जो बाकी चीजें लिखी हुई है मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा उन्हें, तो उनको तुम लोग लिख लेना और देख लेना कोई चीज छूटे नहीं इसमें। तो अब मैं थोड़ा साइड में लिखते हुए चलूंगा ताकि मैं इन डायग्राम के थ्रू ही तुम्हें सारी चीजें समझा पाऊँ। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में दो इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो हम सीधा इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Zn से Zn+2। अगर मैं E लगा दूं तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, Zn+2 से Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें E0 Zn से Zn+2 दिखा दूं तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अभी अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे OP। किसी का नाम वाम हो तो देख लेना, OP। ठीक है, वैसे ही यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था Cu। अब दो इलेक्ट्रॉन जो Zn निकाल रहा था वही दो इलेक्ट्रॉन Cu रिसीव कर रहा था, और किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। यहां पे प्रोसेस क्या हो रही थी, Cu+2 से Cu, जिसको तुम क्या बोलते हो, रिडक्शन। और इसके सामने अगर E लग जाए तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर E0 Cu+2 से Cu में रिप्रेजेंट करता तो ये क्या बन जाता, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी सी चीज हो गई। अब देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों
ये दोनों ई नॉट या ई मिले होंगे तभी तो सेल का ईएमएफ कैलकुलेट हुआ होगा। तो अगर मुझे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है, यानी इस सेल की टेंडेंसी कैलकुलेट करनी होती है कि इस सेल की टेंडेंसी कितनी है, कितनी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कितने वोल्ट एनर्जी दे सकता है, ये अगर मुझे निकालना हो तो मुझे इन दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ई नॉट वाली वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ई वाली वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। सॉल्ट ब्रिज सारे फंक्शन हमने देख लिए। अब देखो, अगर मेरे को मैं बोलूं ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, तो सबसे पहले ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी सेल की टेंडेंसी कि वो कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर मुझे किसी भी सेल का ईएमएफ चाहिए तो मैं ईएमएफ कैसे निकालूंगा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ई ऑफ सेल। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, अब हमने सेल में दो चीजें देखी थी, एक देखा था ई आरपी, एक देखा था ई ओपी, यानी कि मैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ई सेल मिल जाएगा। यानी सेल का ईएमएफ तुम्हें निकालना हो तो तुम्हें इन दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था पहले कि ई सेल को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट हमको ई नॉट सेल अगर कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको या फिर मैं और किस टाइप से लिख सकता था, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, Cu+2 से Cu वाला सेल प्लस ई नॉट किसकी वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब Zn से Zn+2, यही कर सकते थे तुम। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता कि Cu और Zn की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu+2 से Cu का, वो होता है 0.36 वोल्ट, और ई नॉट Zn से Zn+2 जो होता है वो होता है 0.76, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 1.10 वोल्ट। यानी कि ई नॉट सेल वोल्टेइक सेल का कितना होता है, Zn Cu सेल का कितना होता है, वोल्टेइक सेल का होता है इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है जब उस सेल को हम रन करवाते हैं। तो ये वैल्यू कहां से मिली, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तो ये वैल्यू तुम्हारे बुक के पीछे गिवन है और तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कभी भी ई नॉट वैल्यू कंटेन करेगा तो वो वैल्यू तुम्हें देगा, वो वैल्यू कभी तुम्हें याद नहीं करवाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ई नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास होगी। ई सेल की वैल्यू अगर क्वेश्चन तुम्हें देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ई सेल को हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी हम ऐसे हमें ये सभी आरपी ओपी ये हमारे पास नहीं होता। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारे पास वैल्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं जिसे हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, तो वहां से हम इसे सीखते हैं कि हम कैसे इसे निकालेंगे। तो ये था इस सेल का ईएमएफ। ठीक है, तो अभी अपन इसमें ज्यादा कुछ नहीं देख रहे, इतना ही देखते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता कि सेल को कैसे इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी सेल का डायग्राम तुम्हारे पास है, तो देखो सेल का मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम वापस से बना देता और तुम्हें बता देता कैसे याद रखोगे। तो एक रफली डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये ऑक्सीडेशन वाला है, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा मैं अपने आप ही बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रॉड थी, यहाँ पे दूसरी रॉड थी, दोनों वायर के थ्रू कनेक्ट थी। अब मुझे इस सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है या मुझे इस सेल को बनाना है तो मैं कैसे याद रखूं किधर क्या हो रहा होगा, किधर क्या नहीं हो रहा होगा। तो देखो
अगर तुम एक सिंपल सी चीज है इसको देख रहे हो, तो एक तुम्हें लेफ्ट और एक तुम्हें राइट तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, इसमें बताओ लेफ्ट और राइट, ठीक। लेफ्ट और राइट में अब जैसे मैं बोलूंगा लेफ्ट और राइट, मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उनका पहला अल्फाबेट हमको कंपेयर करना है, सिर्फ पहला वाला, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में पहले कौन आता है, हमेशा में इस साइड को पहले समझ, ऑब्वियस सी बात है, तुम बुक में या कहीं पे बनाओगे तुम्हारे लिए ये साइड ही पहले होगी ना, तुम यहीं से लिखना स्टार्ट करते होगे तभी जाते होगे, उधर से लिखते हुए आते नहीं हो, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में पहले कौन आता है, एल आता है कि आर आता है, पहले एल आता है कि आर आता है, अल्फाबेट में एल आता है, तो लेफ्ट, और यहां पे आर, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का ओ पहले आता है कि रिडक्शन का आर पहले आता है, तो ऑक्सीडेशन का ओ पहले आता है, रिडक्शन बाद में आता है, ठीक है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम बात करते हैं इसमें एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। तो एनोड का ए होता है, कैथोड का सी होता है। तो अगर मैं इनको ए और सी को कंपेयर करूं तो पहले कौन आता है, पहले ए आता है फिर सी आता है, उसके बाद लास्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें अगर मैं कंपेयर करूं पहले पी आता है कि पहले एन, तो सबको पता होगा पहले एन आता है फिर पी आता है, ये हो गया। तो आपका सेट भी रिप्रेजेंट हो गया। कैसे, लेफ्ट वाले साइड में हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पे, एनोड हमेशा होता है नेगेटिव गैल्वेनिक सेल में। राइट पे ऑलवेज होगा रिडक्शन, रिडक्शन ऑलवेज होता है कैथोड पे, और कैथोड का चार्ज होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका सेल एक ही सेकेंड में कंप्लीट हो गया, यानी कि लेफ्ट फॉर श्योर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये जो रॉड है वो एनोड कहलाएगी, और इस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। राइट फॉर श्योर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है वो यहाँ पे कैथोड होगा, और उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अभी सेल को और भी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आज की क्लास इतनी बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे सेल को रिप्रेजेंट वगैरह किया जाता है। तो आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं, कैसे ये सेल फॉर्म हुआ, कैसे इसका ईएमएफ कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में रखी, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें बचती हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इस सेल के बारे में बताऊंगा, और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपस में कैसे चेंज किया जाता है, इनकी वैल्यू पे क्या चेंज होता है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से ऑब्जर्व करना सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कहीं पे भी कोई डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप पे, आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।